हाँ जी बच्चों, तो बहुत दिन बाद अभी थोड़ी अपनी क्लासेस चल रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे एक दिन क्लास आ रही थी, एक दिन नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास आने वाली हैं और आज अपनी जेनेटिक्स स्टार्ट हो रही है, तो इसे अपन फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला अपना चैप्टर क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। देखिए, वंशागति है वो क्या है? वंशागति क्या होती है कि अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं अपन, जेनेटिक्स मतलब कि अनुवांशिक लक्षण को ही पढ़ेंगे अपन। तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या होता है? अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति होती है। जैसे हमारे जो हाथ हैं वो हमारी मम्मी के जैसे हैं बिल्कुल, तो मतलब कि ये जो लक्षण है वो कहाँ से आया? हमारी मम्मी से। तो ये लक्षण कहाँ से वंशगत हुई? हमारी माता से। ओके, तो इसी तरीके से माता पिता से उनके बच्चों में, संतानों में लक्षणों का जाना क्या है? वंशागति है। ठीक, फिर विविधता क्या है? तो कुछ वेरिएशंस भी हैं, जैसे हम हूबहू तो नहीं दिखते मम्मी जैसे, ठीक, कुछ पापा जैसे भी दिखते हो, कुछ दोनों से अलग भी दिखते हैं। ठीक, तो हमारे अंदर के वो लक्षण जो उन दोनों मतलब हमारे पेरेंट्स से कैसे हैं? विपरीत हैं या अलग हैं। ठीक, वो है विविधताएं। ठीक है, तो इनको कह देते हैं विविधताएं। तो इस चैप्टर में अपन वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो विविधताएं उत्पन्न होने का ना सबसे अच्छा रीजन बताते हैं, उत्परिवर्तन। मतलब कि कुछ जीनों में उत्परिवर्तन हो जाता है जिससे कि विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, ओके, तो देखो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ओवरव्यू देख लें चैप्टर का। क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे मेंडल के वंशागति के नियम। हम ना धीरे ही पढ़ा देते हैं, तुमको यदि जल्दी करके देखना है तो तुम वीडियो 2 की स्पीड में देख लिया करो, है ना। जल्दी नहीं पढ़ाते, हमें लगा कि अभी हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी बोल दिए। देखो, मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ना है अपन को। तो मेंडल के वंशागति नियम में क्या है कि पहले मेंडल को तो जानना ही पड़ेगा भाई। इनको क्या कह देते हैं अपन? अनुवांशिकी के जनक कह देते हैं, अनुवांशिकी के पितामह कह देते हैं। तो फिर मेंडल को तो जानना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं एक जीन वंशागति। क्या पढ़ोगे? इसके बाद जो टॉपिक है वो है एक जीन वंशागति। ठीक, एक जीन वंशागति क्या है कि अपन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षण है वो कैसे वंशागत हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन किसी एक जीन को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं, मतलब किसी एक लक्षण को, तो उसको एक जीन वंशागति कह देते हैं। जीन नहीं पता आपको क्या है? देखिए, ये अपना क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर होता है क्या? डीएनए। टेंशन मत लो, ये वाली यूनिट में तो सब बनने लगेगा आपको। 8वीं कथार भी पढ़ोगे ना आगे, पूरा डीएनए, पूरा गुणसूत्र, जीन सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये है क्या? डीएनए। और डीएनए के अंदर छोटे छोटे खंड जो कि किसी प्रोटीन का निर्माण करेंगे, उनको कह देते हैं जीन। जो किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? जीन। तो एक जीन को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो एक जीन वंशागति कह देते हैं। तुमने हो सकता है कभी पढ़े होंगे एक संकर क्रॉस, वो पढ़ेंगे अपन इसमें। और फिर कई सारी चीजें आ जाती हैं एक संकर क्रॉस से, नियम, है ना। और फिर उसके अपवाद भी आ जाते हैं। तो सब कुछ बहुत सारा है इस पे, वो सब पढ़ेंगे अपन, एक एक बात करेंगे उसके बारे में। फिर अगला टॉपिक क्या आ जाता है? दो जीन वंशागति।
दो जीन वंशगति, दो जीन वंशगति में क्या करते हैं, द्विसंकर क्रॉस कराओगे, द्विसंकर क्रॉस, दो जीनों को, ये दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो क्या कह दोगे, द्विसंकर क्रॉस। इसके बाद यहाँ पढ़ने वाले हैं अपन क्या, उत्परिवर्तन, मतलब कि म्यूटेशन। उत्परिवर्तन या क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। ठीक, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या होता है, तो जीन में, है ना, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं, तो जीन कह लो या डीएनए कह दो, अनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हो। तो देखो, जीन में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक, जिसे क्या कह देंगे, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण विविधता उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्या कह देती है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कह देते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बाद अगला जो टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण। क्या है, लिंग निर्धारण। मद्दा पैन हो गया क्यों बहुत। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण क्या है, सॉरी, जैसे अपन को पता है ह्यूमन में, फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा, बाय क्रोमोसोम के द्वारा। वैसे ही शायद तुमको याद होगा, यदि तुम रेगुलर क्लास देख रहे हो और सारी क्लास देखते हो हमारी, तो कि पहली क्लास में हमने तुमको मधुमक्खी के बारे में पढ़ाया था, वहां हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ाया था। तो हमने देखे थे कि जो द्विगुणित मधुमक्खी है वो मादा थी, फीमेल थी, और जो हैप्लॉइड मधुमक्खी थी वो कौन थे, नर थे, ड्रोन थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, है ना। फिर लिंग निर्धारण के बाद अगला टॉपिक आ जाता है अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार मतलब अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, अनुवांशिक मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएंगे, तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको अनुवांशिक रोग कह देते हैं, या मेंडेलियन रोग भी कह सकते हो। क्लियर हो गया, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, है ना, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, आया समझ में। तो ऐसे कई सारे अपन क्या पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और एक एक टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मेंडल के बारे में। ओहो बच्चों, मैं इतनी देर से समझा रही थी लेकिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग ही बंद थी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। जो मेंडल है उनको अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अपन वंशगति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। विविधता क्यों आती है बताए थे हमने आपको अभी, उत्परिवर्तन के कारण आती है, ठीक है, ओके। और वंशगति मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का वंशगत होना ही क्या है, वंशगति है, ठीक, स्थानांतरण होना। अब देखिए, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जो मेंडल थे ना, उनने एक बड़ा प्यारा सा प्लांट, मटर, है ना, तो एक पादप है उद्यान मटर, इस पर अपने प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाइसम सेटाइवम। जो पाइसम सेटाइवम है वो डिप्लॉयड होता है 2n, जिसमें कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं ना, 14 क्रोमोसोम, जिसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। अब देखिए, इनकी जो प्रयोग की अवधि थी वो थी 1856 से 1863। याद रखने का बड़ा अच्छा वो दे रहे हैं हम ट्रिक, कैसे याद करोगे, 18 18 तो लिखना है, 5 के बाद क्या आता है, 6, ठीक।
और यहाँ पर याद कर लेना कि अच्छा 3 दूनी 6 कर सकते हो याद, ठीक है। तो 1856 से 1863 क्या थी इनके प्रयोग की अवधि थी, मतलब इनने पाइसम सेटाइबम पर कुल 7 वर्षों तक अपना प्रयोग किया था, अपना कार्य किया था, ठीक। तो बीच की अवधि कितनी है, 7 वर्ष है। ये जो एनसीईआरटी की सारी जो है ना वो एनसीईआरटी की लाइन ही है। और पीएनएसटी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, जो इंटेलिजेंट है उन्हें तो किए ही थे, क्योंकि 1800 है ना है। तो बताओ सदी कौन सी होगी, सदी कौन सी है, 19वीं सदी है। तो ऐसा क्वेश्चन था कि मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पर कौन सी सदी में किए थे, 19वीं सदी में, ठीक। क्या आ जाएगा, 19वीं सदी में, ठीक है। अब इनने ना अपने प्रयोग को, मतलब उनने मटर पर जितने भी प्रयोग किए मेंडल ने, तो उनको उनने पब्लिश कब किए थे, 1865 में किए थे पब्लिश। लेकिन वैज्ञानिकों ने ना उनको नकार दिया था। कारण ये था कि जो मेंडल थे वो एक सामान्य से कह दो कि टीचर थे, है ना, जो कि चर्च में फादर के रूप में काम करते थे, एक पादरी के रूप में काम करते थे वो, है ना। और वही गार्डन में उनने उद्यान मटर उगाया था और प्रयोग किया था, और जो कि एकदम सही प्रयोग किया था उनने, और शुक्र है उनका कि उनने प्रयोग किए थे, है ना, क्योंकि तभी तो अपन उतना पढ़ पा रहे हैं, इतना जान पा रहे हैं अपन जेनेटिक्स के बारे में। ओके, तो देखिए माना नहीं गया, कारण ये था कि उनने मैथ्स का उपयोग कर लिए थे, और कई ऐसे रीजन थे, अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे उनको, है ना। फिर इन नहीं माना गया वैज्ञानिकों द्वारा मटर के जो मेंडल के प्रयोग थे उनको। एक्चुअल में ना टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या हम तुमको, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम का मतलब ये है कि अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे साथ ना मोए मोए हो गया, मतलब कि हमने रिकॉर्डिंग ऐसे चालू करे, 2 बार हुआ हमारे साथ ऐसा, और वो स्पेसफुल के कारण वो बंद ही हो जा रही थी वीडियो, समझ में नहीं आया हमको, कोई नहीं। फिर क्या है, पुनः खोज इनकी 1900 में हुई। 3 वैज्ञानिक के नाम आपको याद करना है, आप कैसे भी करो, दिमाग को जोड़ दो, याद कर लो। क्या याद करोगे, ह्यूगो डिवराइस, कोर्ल कोरेंस और वान सारमार्क, तीनों हो जाएंगे याद। इनने मेंडल के नियम की पुनः खोज किए थे, ठीक। अब सुनो, जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे ना वो उनने क्या किए थे कि मटर की 7 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किए थे। कैसे प्रयोग किए थे, मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराए थे। 7 विपर्यासी लक्षण है, जैसे कि देखो फली का आकार, फली का रंग हो जाएगा, फिर जैसे कि पौधे की लंबाई, इस तरीके से। तो टोटल जो ऐसे लक्षण थे वो कितने थे, 7। अब जैसे हम लंबाई के लिए ले तो पौधा लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है, ठीक है। तो लक्षण तो लेकिन लंबाई वाला एक ही है ना। तो इस तरीके से इनने 7 विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखकर क्या करवाए थे, क्रॉस कराए थे। अब देखो, जैसे हम लंबाई के लिए ले तो कैपिटल टी, और वही बोना हो जाएगा तो स्मॉल टी। तो ये कैसे है, एकदम शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध है ना, दोनों जीन एक समान, तो ये शुद्ध अवस्था में है, दोनों ही एलिमेंट्स कैसे हैं, समान है, तो इनको कह देते हैं शुद्ध समयुग्म जीन। यही होते हैं तद्रूप प्रजनन सम। तो 7 विपर्यासी लक्षण है, तो इनके तद्रूप प्रजनन सम क्या होंगे, 14 होंगे। तद्रूप प्रजनन सम का मतलब है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार यदि उनमें तद्रूप प्रजनन सम हो, मतलब कि समान लक्षण जा रहे हैं, तो उसको कह देते हैं तद्रूप प्रजनन सम। टोटल कितने होते हैं, 14। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरीके से टोटल ये कितने हो जाएंगे, 14, क्योंकि 7 विपर्यासी लक्षण है, ठीक। अब यहां से आ जाता है क्या, शुद्ध समयुग्मजी अवस्था, है ना। क्या है शुद्ध समयुग्मजी अवस्था, किसके कारण होती है ये शुद्ध समयुग्मजी अवस्था, जीन के कारण होती है। जीन क्या होता है, डीएनए का भाग होता है,
मिटा दे इसको। तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, तो जल्दी से खोलो एनसीईआरटी की बुक खोलो। ठीक, ये देखो, दिख रहा है क्या? पेपर गिर गए, दिख रहा है? हमको नहीं पता दिख रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लक्षण, इधर है प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। ठीक, तो लक्षण में क्या है? बीज का आकार, मतलब कि बीज गोल हो सकते हैं, झुर्रीदार हो सकते हैं। फिर है बीज का रंग, तो बीज पीले हो सकते हैं और बीज हरे हो सकते हैं। बन रही है, ठीक है, बीज पीले हो सकते हैं और हरे हो सकते हैं। फूल का रंग बैगनी सफेद, इधर साइड प्रभावी दिए हैं और इधर अप्रभावी विशेषक दिए हैं। फिर फूल का रंग हो गया बैगनी सफेद, फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग है हरा पीला, पुष्प की स्थिति है अक्षीय और अंत्यंत, है ना, अत्य है, और तने की ऊंचाई है लंबा और बौना। तो इस प्रकार से टोटल ये कितने लक्षण हो गए? 7 विपर्यासी लक्षण हो गए। और इन लक्षणों के ये प्रभावी विशेषक और ये अप्रभावी विशेषक, तो यही शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उनको तद्रूप प्रजनन सम कह देते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, बहुत सारा पढ़ाने से अच्छा ये है कि जो हमने आज पढ़ाया है वो आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा दे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मेंडल के वंशगति के नियम है ना, तुमको पहले ही दिख रहा, 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही, 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही, मध्य के वर्ष कैसे आ गए? 56 से 63 1800, तो मध्य के वर्ष हुए ना, वो वर्ष में ही अनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रीगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। सॉरी बच्चों। तथा उनके आधार पर जीवों की वंशगति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी किनके द्वारा किया गया था? मेंडल के द्वारा। तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशगत अन्वेषणों के दौरान किया गया। उनके प्रयोग में नमूने की विशाल संख्या में आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों को उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशगत नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, मतलब विपरीत लक्षण वाले थे, जैसे कि लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उन्हें वंशगति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रूप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण, पर परागण के प्रयोग किए। तुमको पता है कृत्रिम परागण या पर परागण पढ़े अपन ने, है ना। तद्रूप प्रजनन सम, आगे ट्रू ब्रीडिंग, वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक या ट्रेट प्रदर्शित करता है। मेंडल के मटर के 14 तद्रूप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। इसके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि चिकने व झुर्रीदार बीज, मतलब चिकने का मतलब है वही गोल, है ना। पीली या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फली, हरी या पीली फली,
लंबे या बौने पौधे, इस तरीके से। फिर आ जाता है एक जीन की वंशागति, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीन की। रुकना। जीन क्या होते हैं? जीन जो होते हैं वो डीएनए का ही भाग है। जीन क्या है? डीएनए का ही भाग है। डीएनए का ही भाग कैसे? देखो, तुमको पता है कि अपनी सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, है ना? तो ये है अपना क्या? क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है ना? तो ये है क्या? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। डीएनए। अब इस डीएनए का वो छोटे छोटे खंड जो कि किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करेंगे। जैसे कि देखो, इस डीएनए के इतने भाग से या ये जो छोटे छोटे हम रेड कलर से बना रहे हैं, ये भाग डीएनए के वो भाग हैं जो किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम को बनाते हैं। तो वे भाग जो कि किसी न किसी प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, एंजाइम का क्या होता है, जिनके द्वारा निर्माण या संश्लेषण कह दो, उनको कह देते हैं क्या? जीन। ठीक, तो ये क्या है? ये क्या है? जीन है। क्लियर हो गया? जीन क्या होते हैं? अब देखो, ये वही जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, वंशागति। और यदि इन्हीं जीनों में कोई परिवर्तन आ जाए, जिसको अपन उत्परिवर्तन कहते हैं, उसी के कारण क्या उत्पन्न होती है? विविधता उत्पन्न होती है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, अब सुनना। जैसे हमने बात की है पौधे की लंबाई, तो लंबाई के लिए हम एक तो लंबे पौधे ले रहे हैं और दूसरे हम बौने पौधे देखते हैं। लंबाई के लिए कैपिटल टी वाला जीन होता है, बौने के लिए स्मॉल वाला होता है। अपन ने वो तो नाम दे दिए हैं कि जो प्रभावी उसको कैपिटल लेटर से दर्शा दो, जो अप्रभावी हो उसको स्मॉल लेटर से दर्शा दो। तो यहाँ लंबे प्रभावी होते हैं और बौने अप्रभावी होते हैं, इसलिए अपन इनको कैपिटल स्मॉल लेटर से दर्शा सकते हैं। तब भी प्रभावी लिखोगे तो हमेशा कैपिटल से दर्शाओगे और अप्रभावी कोई स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक, अब ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये जीन्स ही होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी वाला जीन होगा या स्मॉल टी वाला जीन होगा, है ना? कैपिटल टी वाला है कि मतलब वहां पर कोई ना कोई प्रोटीन या एंजाइम बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो प्रभाव दिखाएंगे, और प्रभाव दिखाएंगे तो वो प्रभावी हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरीके से ये हो गए क्या? जीन। जीन क्या हो गए, समझ गए ना तुम? और मेंडल ने ना इन जीनों को कारक बोले थे। वहां मेंडल ने कोई जीन की बात नहीं किए थे, उनने सिर्फ कारक होते हैं, कारक की बात किए थे। और मेंडल के कारक ही क्या है? जीन है। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से आपको एकदम इजी तरीके से पूरी NCERT कंप्लीट करना है PNST के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।